हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के पेज नंबर 8, 9, 10, 11 के सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 8 का 5th क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या रियल वर्ल्ड में लेंचो के जैसे लोग होते हैं? ऐसा क्वेश्चन किया है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे और एक क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़? लेंचो किस टाइप का पर्सन है, आप क्या कहते हो उसके बारे में, ये बताना है। और ये बताने के लिए आप हेल्प ले सकते हो। देखो, यू मै सेलेक्ट appropriate words from the box to answer the question। इन वर्ड्स का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन के इन क्वेश्चन के आंसर्स बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स है ग्रीडी, नीव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल एंड अनक्वेश्चनिंग। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे और इन वर्ड्स का मीनिंग भी। It is almost impossible to find a person like Lencho as he is an unquestioning and naive kind of person। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, रियल वर्ल्ड में लेंचो के जैसे लोग नहीं होते, इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसके जैसे लोग होना। क्यों? क्योंकि देखो लेंचो कैसा था, अनक्वेश्चनिंग। अनक्वेश्चनिंग का मीनिंग होता है मतलब उसको डाउट ही नहीं है किसी भी बात पर कि उसका जो लेटर है बिना एड्रेस के भगवान के पास कैसे गया और भगवान ने ऐसे कैसे उसको पैसे भेज दिए। कोई डाउट नहीं उसको, वो ऐसे ही रख लेता है अपने पास, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेंचो कैसा था, अनक्वेश्चनिंग था। नेक्स्ट है एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। नेव का मीनिंग क्या होता है, अनुभवहीन, कोई एक्सपीरियंस नहीं, इस टाइप का लेंचो था। ही इज़ नॉट स्टूपिड। अब हम लेंचो को स्टूपिड तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक बात की वजह से ना वो स्टूपिड लगता है। देखो कौन सी है, इफ़ इट डजेंट नो हु हैज़ सेंट हिम मनी और अ लेटर विल रिच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। मतलब बिना एड्रेस के भगवान के पास उसका लेटर जा रहा है और भगवान उसको पैसे भी दे रहे हैं। इस बात पे उसको कुछ सोचना चाहिए था, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो नहीं सोचता क्योंकि उसका फेथ रहता है भगवान पे। यही रीज़न है कि वो अपने फेथ की वजह से ना इन बातों को नहीं सोच पाता, लेकिन इन्हीं की वजह से लगता है कि लेंचो स्टूपिड है फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड। उसका फेथ था भगवान पे, बस, बाकी कुछ नहीं। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रेडी। और देखो रियल वर्ल्ड में जो लोग हैं ना वो कैसे होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ग्रेडी होते हैं। सेल्फिश मतलबी और ग्रेडी लालची होते हैं, राइट। एंड लेंचो इज़ टोटली लवेबल एंड डिफरेंट। और लेंचो कैसा है, टोटली डिफरेंट है, लवेबल पर्सन है। अब यहाँ पे सभी वर्ड्स तो यूज़ हो गए, अब बचा है अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल कैसे था लेंचो, देखो जैसे पोस्ट मास्टर उसको पैसे देते, उसकी हेल्प करते ना, तो लेंचो को उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, बट वो क्या करता है, उन्हीं पे ब्लेम करता है कि इन लोगों ने मेरे कुछ पैसे जो है वो रख लिए होंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेंचो अनग्रेटफुल है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे छूटा था, कॉमिकल। कॉमिकल क्या होता है, हास्यास्पद जिसे बोलते। भले ही हमें स्टोरी जो है ना कॉमिकल लगी हो, हंसी आ रही थी जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे, जब पढ़ रहे थे, है ना, बट ये सभी जो चीज़ें थी, जो मैटर हो गया था लेंचो के साथ, वो उसने किसी को हंसाने के लिए नहीं किया था या फिर हमें हंसाने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था। वो सीरियस था अपनी उन सभी चीज़ों के साथ, सभी बातों के साथ, अपने फेथ पर भी सीरियस था वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंचो को कॉमिकल नहीं बोल सकते। हाँ, भले ही उसकी स्टोरी रीड करने के बाद हमें बहुत हंसी आई थी, मतलब उसके भगवान को लेटर लिखने पर। ठीक है, इस बात को लेकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, विरोधाभास है यहाँ पे स्टोरी में, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, ह्यूमन और नेचर में है, और दूसरा एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, ह्यूमन में है। ठीक है, हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलुस्ट्रेटेड, तो हमें बताना है कि कैसे इलुस्ट्रेट किया गया है स्टोरी में। पहला देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, मतलब ह्यूमन क्या सोचता है और नेचर क्या कर देता है उसके साथ, ये पढ़ेंगे इसमें। तो इसका आंसर होगा, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचो's crop by the hailstorm, as Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. तो यहाँ पे देखो, मतलब लेंचो को होप थी, उसको लग रहा था कि अब अगर अच्छी बारिश होती है तो मेरी खेत में अच्छी फसल उगेगी और इसे बेचकर मैं बहुत अच्छे से मतलब अर्निंग कर सकता हूँ इस साल और अपनी फैमिली
को भी जो चाहिए, जो भी नीड्स है उनकी, वो सब कुछ मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ, ऐसा वो सोच रहा था। और बारिश आती है तो लेंचो हैप्पी भी हो जाता है, बट बारिश के साथ साथ हेल स्टोन भी गिरने लगते, ओले गिरते ना, तो यहाँ पे फिर हम बोल सकते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ना। उसने कुछ अलग ही एक्सपेक्ट किया था नेचर से, लेकिन नेचर जो है ना वो कुछ अलग ही उसको दे देता है। देखो क्या करता है नेचर, ही वर्क सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली। हाँ, अपनी फैमिली को मतलब खाना, 2 टाइम का खाना खिलाने के लिए, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता था लेंचो। बट फिर नेचर क्या करता है, टर्न वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। हेल स्टोन गिरने लगते, ओले गिरने लगते ना, ओलों की बारिश होती है जिसकी वजह से उसकी पूरी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये विरोधाभास है कि लेंचो ने कुछ और सोचा था और उसके साथ कुछ और हो जाता है, मतलब नेचर कुछ अलग ही कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। द स्टोरी ऑल्सो इलिस्ट्रेटेड another conflict between human themselves as the postmaster along with his friends and staff sent Lencho money that Lencho demanded from God. Although they didn't know Lencho blamed them for taking away some amount of money. He called them a bunch of crooks. This shows that man does not have faith in other man, thereby giving rise to this conflict. तो देखो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यहाँ पे पोस्ट मास्टर हेल्प करते लेंचो की। पोस्ट मास्टर, उनके कलीग्स, उनके एम्प्लॉय है ना, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले और भी लोग, सभी लोग मिलकर जो है कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और लेंचो को पैसे देते। ये सब कुछ देखकर लेंचो को सोचना चाहिए था कि भगवान तो खुद आकर उसको पैसे नहीं दे सकते, तो उसे थैंकफुल, ग्रेटफुल होना चाहिए था पोस्ट मास्टर से, है ना, पोस्ट मास्टर को थैंक्स बोलना चाहिए था। बट यहाँ पे वो क्या करता है लेंचो, इसका उल्टा कर देता है, मतलब ब्लेम करता है पोस्ट मास्टर पे या फिर पोस्ट ऑफिस के लोगों पर। उसको लगता है कि जितने भी पैसे उसके एनवलप में कम है वो सभी पैसे इन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने निकाल कर रख लिए होंगे, और उन्हें क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रूक। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन मतलब ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं कर सकता, भरोसा नहीं है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। There are different names in different parts of the world for storms depending on their nature. Can you match the names in the box with the description below and fill in the blanks? You may use a dictionary to help you. अब यहाँ पे आपको बोला है कि मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में स्टॉर्म के लिए ना अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो वो वर्ड्स ये है, गेल, व्हर्लविंड, साइक्लोन, ह्यूरिकेन, टॉर्नेडो एंड टाइफून। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है जिसे रीड करने के बाद आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो इन वर्ड्स को। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनके कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखे गए, बाकी का आपको सोच कर लिखना है। तो देखो डिस्क्रिप्शन को रीड करके भी आप कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे अपना लॉजिक भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 3rd नंबर पे सी है, तो इन स्पेलिंग्स में ढूंढो 3rd नंबर पे सी कौन से स्पेलिंग में आता है, तो साइक्लोन में आता है। तो फर्स्ट इसमें क्या आएगा, साइक्लोन आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल। सर्कल में विंड जो है बहुत ज़्यादा बहती है। ठीक है, वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोला है, तो इसे क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3rd नंबर पे सी भी आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइक्लोन की स्पेलिंग, यहाँ पे आएगा साइक्लोन। ठीक है, ये होगा आपका फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है, तो इसे क्या बोलेंगे। देखो 2nd नंबर पे यहाँ पे ए गिवन है, तो स्पेलिंग्स में चेक करते हैं, ए कहाँ पे, गेल यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आएगा फिर गेल। नेक्स्ट देखते हैं, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी है और स्ट्रॉन्ग विंड भी है, इसे क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर 3rd नंबर पे पी है, तो पी कहाँ पे आता है, टाइफून में आता है, और ये आपका 3rd हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइफून। नेक्स्ट 4th में बताया, अ वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनिल। बिल्कुल फनिल के शेप का ये विंड होता है। ठीक है, और कैसा है, वायलेंट स्टॉर्म भी है, हुज सेंटर इज क्लाउड, मतलब सेंटर में क्लाउड टाइप्स का, इन द शेप ऑफ ए फनिल, और शेप कैसा दिखता है इस स्टॉर्म का,
फनेल के जैसा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नंबर पे एन, कौन सा स्पेलिंग में आता है फोर्थ नंबर? टॉर्नेडो, है ना। तो ये आएगा हमारा फोर्थ, इसे लिखेंगे हम यहाँ पे टॉर्नेडो, हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ, अ वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। वायलेंट स्टॉर्म है विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, स्पेशली कहाँ पे होता है ऐसा? वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है आर, तो थर्ड नंबर पे आर आता है। देखो वर्ल्ड विंड में भी आर है लेकिन फोर्थ में है ना, तो ह्यूरिकेन ये आएगा हमारा फिफ्थ नंबर पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ह्यूरिकेन, डबल आर आएगा यहाँ पे, आर आई ह्यूरिकेन, CANE। ओके, अभी लास्ट बचा है अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड है दैट मूव्स वेरी फास्ट, मूव करता है इन अ स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब ऐसे, है ना, स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, इसे बोलते हैं व्हर्लविंड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम WHIRL, व्हर्लविंड, हो गया। तो इसे नंबर दे देते हैं हम 6 नंबर। तो इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, मैच द सेंटेंस इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स ऑफ होप इन कॉलम बी। मतलब कॉलम ए में कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जहाँ पर होप का यूज़ किया है। अब उस होप, हाँ, तो सेंटेंस आपको क्या बताना चाहता है, होप का यूज़ किस तरीके से किया है, ये हमें बी कॉलम में बताया गया है। तो हमें इनकी पेयर्स बतानी है, सो स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ, फर्स्ट है विल यू गेट द सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी इन द कॉलेज, आई होप सो। अब यहाँ पे देखो ये जो होप है, कैसी होप है कि मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि विल यू गेट द सब्जेक्ट, तुम्हें जो सब्जेक्ट चाहिए ना वो मिल सकते तुम्हारे कॉलेज में, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट तुम लेना चाहते हो। आई होप सो, मुझे ऐसी होप है। तो इसकी पेयर देखो किसके साथ लगेगी, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, ओके, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपन। मतलब यहाँ पे हम ऐसे थिंक कर रहे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट लेना चाहते वो सब्जेक्ट मिले या फिर ना मिले, तो इस सेकंड के साथ लगेगी फर्स्ट की पेयर। अब देखते हैं सेकंड, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्गुइंग। अब यहाँ पे बोला कि हाँ, हो सकता है कि जिस टाइप से मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन मुझे जो है तुम्हारा बोलने का तरीका या फिर जो भी बोल रहे हो, जिस या फिर आर्गुइंग बोला है तो झगड़ रहे हो, तो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो होप का क्या निकल के आता है मीनिंग, इसकी पेयर लगेगी इसके साथ शोविंग कंसर्न, मतलब चिंता दिखा रहा है कि मतलब तुम्हें बुरा लग सकता है, तो इसके साथ लगाएंगे शोइंग कंसर्न दैट व्हाट यू से शुड नॉट ऑफन और डिस्टर्ब द अदर पर्सन। मतलब यहाँ पे बोल तो रहे लेकिन दूसरों को ये मतलब दुखी नहीं करना चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए होप यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है, आई होप यू डोंट माइंड, मतलब दूसरों को परेशान भी नहीं करना चाहते और अपनी बात दूसरों को बता भी रहे। तो यहाँ पे होगा शोविंग कंसर्न दैट व्हाट यू से शुड नॉट ऑफन और डिस्टर्ब द अदर पर्सन, अ वे ऑफ बीइंग पोलाइट, पोलाइटली वो बात को ले रहे। दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV और एड्स सफरर। अब यहाँ पे गुड न्यूज़ है ना, मतलब कोई एक डिस्कवरी हुई है जो यहाँ पे कुछ होप बता रही है कि जो HIV सफरर से एड्स हुआ है जिन्हें, ठीक है, तो इनके लिए कुछ गुड न्यूज़ है। तो इसके इसमें होप यूज़ हुआ है, न्यू होप बोला है, ठीक है। तो इसकी पेयर किसके साथ लगेगी, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन। मतलब ऐसी कोई फीलिंग है जिसको सुन के ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गुड न्यूज़ मतलब होने वाली है। अब देखते हैं फोर्थ, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस अवर मिस्टेक। मतलब हम होप ये कर रहे कि जज जो है ना वो हमारी मिस्टेक ना देखे। तो यहाँ पे हम कुछ मतलब होप कर रहे लेकिन वो होगी ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है। तो इसकी पेयर किसके साथ लगेगी, विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज़ वेरी अनलाइकली, है ना, मतलब कुछ विश कर रहे हैं हम कि ऐसा हो जाए लेकिन ये अनलाइक है, मतलब नहीं हो सकता, जज तो देखेंगे ही हमारी मिस्टेक, है ना। अब देखते हैं फिफ्थ, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे मतलब ऐसी होप है कि वो चाहते कि वो, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर, मतलब
स्कूल जाने से पहले मेरी उससे बात हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि होप है, उनको लगता है कि ऐसा उनको करना चाहिए और ऐसा भी लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल भी है, हो भी सकता है। तो इसके साथ लगेगी इसकी पैर वांटिंग समथिंग टू हैपन, मतलब लग रहा है कि ऐसा हो। और यहाँ पे देखो एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, और ऐसा लगता है कि हाँ ये मतलब पॉसिबल है, हो भी सकता है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट बचा यहाँ पे, जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन। जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप, मतलब सभी लोगों ने आशा छोड़ दी थी कि फिशरमैन आएंगे इस साइक्लोन के बाद, बट क्या होता है, फिशरमैन आता है। ठीक है, तो इसकी पेयर किसके साथ लगेगी, स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन, मतलब लोगों ने यहाँ पे ना मतलब बिलीव करना ही स्टॉप कर दिया था कि गुड थिंग भी हो सकती है। तो इस केस में होप का यूज़ यहाँ पे हुआ है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बोला है जॉइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु, हुम, हुज, व्हिच एज सजेस्टेड। ये सभी क्या है, हु, हुम, हुज, व्हिच, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका यूज़ हमें यहाँ पे करना है। जैसे कि सेंटेंस देखो, पहला क्या है, आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज़ अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे यूज़ करना है विच। अब यहाँ पे देखो, आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई की बात चल रही है, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस में भी यहाँ पे देखो मुंबई, फिर से मुंबई की बात चल रही है, तो मुंबई, मुंबई की प्लेस पर हम विच का यूज़ कर सकते हैं। एक बार मुंबई बोलेंगे, सेकेंड टाइम विच का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस टाइप से होगा, आई ऑफन गो टू मुंबई, ये पहला सेंटेंस, और फिर इस मुंबई की प्लेस पर लिखेंगे विच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कितना ईजी है। अब सेकेंड देखो, माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल। अब यहाँ पे यूज़ करना है हु। तो आपको ये समझना है कि हमें ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज़ करना है, रिलेटिव वर्ड है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मदर की बात चल रही है, माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। और देखो कौन अच्छे से पकाती है, शी कुक्स, तो मदर ही अच्छे से पकाती है। तो जिनकी बात चल रही है उनको हमें स्टार्टिंग में ही लेना है। अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है ना, फर्स्ट इसमें भी थे, बट मुंबई, मुंबई पास में था। अब यहाँ पे माय मदर स्टार्टिंग में है और शी यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में है ना, दूर है थोड़ा। तो हम इस सेंटेंस को कुछ इस टाइप से लिखेंगे, माय मदर, मदर के लिए हु यूज़ कर रहे हैं और शी की प्लेस पर तो सेकंड सेंटेंस यहाँ पे पहले आएगा, माय मदर, फिर शी की प्लेस पर लिखेंगे हु कुक्स वेरी वेल, है ना। हु मदर के लिए यूज़ कर रहे हैं और हु शी की प्लेस पर है, तो ये सेकंड सेंटेंस में आता है, इसीलिए सेकंड सेंटेंस पहले आएगा, माय मदर हु कुक्स वेरी वेल, फिर कॉमा लगाना है और यहाँ से पूरा सेंटेंस जितना भी बचा है लिखना है, इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। समझ में आ रहा है। और देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। दिस स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। अब जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो प्रेसिडेंट को मिलने वाला है, ठीक है। देयर परफॉर्मेंस हैज़ बिन एक्सेलेंट। अब देखो यहाँ पे देयर का यूज़ किया है, किसका परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, स्पोर्ट पर्सन का परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है ना। तो यहाँ पे हुज यूज़ करना है, किसकी प्लेस पर, देयर की प्लेस पर। यहाँ पे भी 2 सेंटेंसेस है। अब देखो इनको कैसे लिखेंगे हम, दिस स्पोर्ट्स पर्सन तो लिखेंगे, ठीक है, दिस स्पोर्ट्स पर्सन। अब देयर भी स्पोर्ट पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, तो सेकेंड सेंटेंस जो है ना पहले आएगा, देयर की प्लेस पर आएगा हुज। देखो सेंटेंस कुछ इस टाइप से बनेगा, पहले तो लिखेंगे दिस स्पोर्ट पर्सन, फिर लिखेंगे हुज परफॉर्मेंस हैज़ बिन एक्सीलेंट। देखो हुज परफॉर्मेंस हैज़ बिन एक्सेलेंट, फिर कॉमा लगेगा और जितना भी छूटा है सेंटेंस फिर लिखना है, आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। ईजी है। अब देखते हैं फोर्थ, लेंचो प्रेड टू गॉड, हिज आईज सी इन टू अवर माइंड्स। अब यहाँ पे देखो हुज का यूज़ करना है, लेकिन किसके लिए, लेंचो के लिए नहीं, गॉड के लिए। ये जो हीज है ना, ये हीज यूज़ हुआ है गॉड के लिए। देखो लेंचो प्रेड टू गॉड, गॉड को उसने प्रे किया। हिज आईज सी, किसकी आंखें हमें देखती हैं, भगवान की, है ना। तो हिज किसके लिए यूज़ है, गॉड के लिए। तो सेंटेंस कुछ इस टाइप से होगा, लेंचो प्रेड टू गॉड। अब यहाँ पे गॉड और गॉड के लिए ही हिज यूज़ हुआ है और हिज की प्लेस पर हमें लिखना है हुज। तो सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं। जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस था ना मुंबई वाला, मुंबई के लिए हमें विच यूज़ करना था और मुंबई मुंबई के बाद ही आ रहा था, तो सेंटेंस तो एज इट इज़ था। जैसे सेकंड और थर्ड में हमने किया था ना, सेकंड सेंटेंस को पहले, वैसा यहाँ पे नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, लेंचो प्रेड टू गॉड एज इट इज़, हीज की प्लेस पर आएगा हुज, हुज आईज सी इन टू आवर
माइंड्स। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं लास्ट, दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्टेड हिम। यहाँ पे यूज़ करना है हुम। अब ये हुम किसके लिए होगा? देखो, दिस मैन, इस मैन के लिए ना हुम, ठीक है, हुम आई ट्रस्टेड ऐसा होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस मैन, वो पर्सन, ठीक है, दिस मैन जिस पर हमने ट्रस्ट किया, जिस पर मैंने ट्रस्ट किया, तो यहाँ पे आएगा हुम, मैन के बाद ही, दिस मैन हुम आई ट्रस्टेड चिटेड मी, ठीक है, जिस मैन पर मैंने ट्रस्ट किया, भरोसा किया, उसने मुझे चिट किया, ऐसा इसका मीनिंग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे आपको बोला है फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विथ निगेटिव वर्ड। हमें स्टोरी में कुछ ऐसे सेंटेंसेस फाइंड करने हैं जहाँ पे निगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ हो, विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडिया इम्फैटिकली, और विस्तार से देखो यही बता रहा है, ठीक है, स्पष्ट रूप से ना, मतलब यही उसका मीनिंग होता है। द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, ट्रीज, पेड़ों ने क्या कर दिए? अपने सभी जो लीव्स थे वो खो दिए, है ना, लॉस्ट ऑल देयर लीव्स। तो टेक्स्ट बुक में ये सेंटेंस यूज हुआ था, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, इसका भी तो यही मीनिंग होता है, ट्रीज पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। करेक्ट है। अब देखते हैं सेकेंड, द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ। लेटर जो था किसके एड्रेस पे किसके एड्रेस पर लिखा गया था? गॉड, है ना, तो इसके लिए यूज़ हुआ था इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, बस एक भगवान को पत्र था। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखो नॉट का यूज़ हुआ है, निगेटिव वर्ड है, यहाँ पे नथिंग का यूज़ हुआ है, ये भी निगेटिव वर्ड है। अब देखते हैं थर्ड, द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। पोस्टमैन ने अपने करियर में फर्स्ट टाइम ऐसा एड्रेस देखा था, मतलब इसके पहले नहीं देखा था। तो टेक्स्ट बुक में क्या आया था? नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही सीन दैट एड्रेस। अपने करियर में, पोस्टमैन के करियर में, पोस्टमैन ने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। तो यहाँ पे देखो नेवर, नेवर यू वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इन पेयर्स फाइंड मेटाफर्स। आपको मेटाफर्स ढूंढने। मेटाफर्स क्या होता है? मतलब ट्रांसफर, उसका मीनिंग। अब देखो, फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे सॉल्व है। आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन था आपको क्लाउड, मेटाफर यूज़ किया था ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, और इसकी क्वालिटी क्या थी? द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन। मतलब देखो, ऑब्जेक्ट जो है क्लाउड को यूज़ किया है, मेटाफर यूज़ कैसे हुआ है? देखो, क्लाउड, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, मतलब क्लाउड जो थे वो कैसे दिख रहे थे? ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे क्लाउड्स थे। तो यहाँ पे माउंटेन का यूज़ क्यों किया है? द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन, क्योंकि क्लाउड्स भी बहुत बड़े थे, मतलब जैसे कि माउंटेन होता है ना, उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूजनेस होते हैं, है ना, उसके पास। तो इसीलिए यहाँ पे माउंटेन को बोला गया है क्लाउड के लिए। तो ऐसे आपको बाकी के भी यहाँ पे फिलअप करने। रेन ड्रॉप्स के लिए यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स, हेलस्टोन्स के लिए, लोकस्ट के लिए, और यहाँ पे देखो क्वालिटी बताइए, आपको मेटाफर और ऑब्जेक्ट बताना है। यहाँ पे मेटाफर गिवन है, ऑब्जेक्ट और क्वालिटी बतानी है। तो कर सकते हैं ना सॉल्व। देखो चैप्टर में से ही करेंगे। अब नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप किसके लिए यूज़ हुआ था? कॉइन्स के लिए। क्यों कॉइन्स क्यों बोला गया था रेन ड्रॉप्स को? मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग, क्योंकि बारिश अगर होगी तो बारिश की वजह से फसल अच्छे से ग्रो करेगी, फसल ग्रो करेगी तो क्या होगा? पैसे आएंगे, है ना। तो इसीलिए रेन ड्रॉप को कॉइन बोला गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हेलस्टोन। हेलस्टोन ओले होते हैं ना, तो इन्हें बोला था फ्रोजन पर्ल। फ्रोजन क्योंकि वो बर्फ़ के जैसे थे, फ्रोजन। पर्ल्स क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्वालिटी क्या बताइए? ब्राइटनेस ऑफ पर्ल, पर्ल के जैसे, मोती के जैसे वो चमकते थे, ठीक है, इसीलिए फ्रोजन पर्ल। अब यहाँ पे ये गिवन था आपको, एन एपिडेमिक अ डिसीज दैट स्प्रेड वेरी रैपिडली एंड लिव्स मैनी पीपल डेड। मतलब ऐसी बीमारी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना मर जाते। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया था लोकस्ट। लोकस्ट एक साथ आते और पूरी फसल को ख़राब करके चले जाते। और मेटाफर क्या यूज़ किया था इसके लिए? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग क्यों? प्लेग बीमारी पता होंगी आपको, जिसमें करोड़ों लोग मर गए थे, है ना, तो उस टाइप से। तो यहाँ पे लोकस्ट के लिए मेटाफर यूज़ किया है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। नेक्स्ट था एन ऑक्स ऑफ ए मैन। मेटाफर था, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स, बैल बहुत ज़्यादा काम करता है ना खेत में, बहुत मेहनती होता है। तो लेंचो भी तो बहुत मेहनती था, इसीलिए लेंचो के लिए यूज़ किया था एन ऑक्स ऑफ ए मैन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आएगा? लेंचो। और ऑक्स भी मेहनती, ठीक है, और लेंचो भी, दोनों कैसे है? स्ट्रॉन्ग। तो क्वालिटी क्या बताएंगे हम यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग उसकी
क्वालिटी बताएंगे। यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।